हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का पीवाईक्यू देख रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया था और हमने आज सेकेंड जो पीवाईक्यू है स्टार्ट कर दिया है प्रीवियस वीडियो में ही। आज हम आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्सचेंज टाइम को ध्यान में रखते हुए सबसे तेज से सबसे धीमे संगणक के अंकों के दिए गए क्रमों में से एक सही क्रम की पहचान करें। रैम, ऑप्टिकल ड्राइव, सीपीयू कैसे और एसएसडी, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये देख लीजिए, आंसर है डी। क्या क्या, तो यहाँ दिया गया है आपको, ठीक है। पहले सी मतलब सीपीयू कैसे, फिर रैम, फिर एसएसडी, फिर ऑप्टिकल ड्राइव, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, न्यायिकों के अनुसार हम एक्स और वाई में सार्वभौमिक सहभागिता का संबंध सुनिश्चित करते हैं। कैसे? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से कोई 2 आपका सही होगा। तो देखिए, पहला क्या है, अपरिहार्य तादात्म्य अथवा एकात्मकता का संबंध सुनिश्चित होने पर ही हम संबंध को तय कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि सभी परिस्थितियों में यक्स की उपस्थिति के साथ वाई की उपस्थिति को अनुभव करके या समझकर। नेक्स्ट है हमारा, सुनिश्चित कर हम संबंध को तभी सुनिश्चित कर सकते हैं जब हम एक्स और वाई के बीच कार्य कारण संबंध सुनिश्चित कर लें, ये देखिए। और नेक्स्ट है एक्स की उपस्थिति के साथ वाई की अनुपस्थिति या वाई की उपस्थिति के साथ एक्स की अनुपस्थिति का कोई भी दृष्टांत का अनुभव न करें। तो स्टूडेंट, हमारा राइट ऑप्शन जाएगा सी। बी और डी हमारा कथन सही है, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा आप, न्यायिकों के अनुसार यदि हम x तथा y में से सार्वभौमिक सहभागिता का संबंध सुनिश्चित करते हैं तो सभी परिस्थितियों में x की उपस्थिति के साथ y की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। x की उपस्थिति के साथ y की अनुपस्थिति या y की उपस्थिति के साथ x की अनुपस्थिति का कोई भी दृष्टांत का अनुभव न करें, ठीक है। तो कथन बी और डी सत्य, शेष असत्य है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश 30 गीगावाट की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े सौर वायु ऊर्जा उद्यान की स्थापना की प्रक्रिया में संलग्न है? ऑप्शन है चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब। तो आपको ये पता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है ये भारत है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, भारत 30 गीगावाट की क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा मतलब जो सूर्य से ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, सौर वायु ऊर्जा उद्यान की स्थापना की प्रक्रिया में संलग्न है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात के कच्छ में इसकी स्थापना की जा रही है, ठीक है। अगर आपको पता होगा, अगर जीएस आप पढ़ते होंगे, और नहीं तो जान लीजिए कि गुजरात में जो कच्छ है वहाँ पे बहुत बड़ा लगभग 30 गीगावाट की क्षमता वाला सौर वायु ऊर्जा उद्यान की स्थापना की जा रही है। किसके नेतृत्व में? तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, पी और क्यू की औसत मासिक आय 5,050 रुपये है। क्यू और आय की औसत मासिक आय 6,250 रुपये है तथा पी और आर की औसत मासिक आय 52,100 रुपये है। तो पी की मासिक आय कितनी होगी, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, पी और क्यू की औसत मासिक आय कितना है, 5,050। औसत मतलब क्या, पी और क्यू का योग बटे पदों की संख्या कैट है 2 है, बराबर 5,050। मतलब पी धन क्यू बटे 2 बराबर 5,050, या पी धन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 5,050 गुणे 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पी और क्यू की औसत मासिक आय इतना, तो पी धन क्यू बटे 2 बराबर इतना, या पी धन क्यू
बराबर इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 50 दुनिया 100, 50 दुनिया 100 इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्यू आर का औसत कितना दिया है 6250, तो Q धन R बटे 2, 2 आप सोचते होंगे ना कहाँ से आया मैम, जितनी यहाँ संख्या रहेगी, जैसे Q धन R धन P होता, 3 संख्या होती तो यहाँ 3 हो जाता, 4 संख्या होती तो यहाँ 4 हो जाता। बात समझ में आ रही है? तो Q धन R बटे 2 बराबर 6250। इसी तरह से Q धन R बराबर क्या हो जाएगा, 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, ये सेकंड समीकरण हो गया। फिर R तथा P की औसत मासिक आय कितना है, 5200 रुपये है, तो R धन P बटे 2 बराबर 5200, या P धन R बराबर क्या हो जाएगा, 5200 में 2 का गुणा कर दीजिए, समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ देंगे। तो जब आप जोड़ोगे ना तो 2 ठो P मिलेगा, 2 ठो Q मिलेगा, 2 ठो R मिलेगा, 2 को कॉमन कर दो, P धन Q धन R बराबर, तीनों को जोड़ दीजिए, आप तीनों का संख्या दिया है ना उसको जोड़ दीजिए, या P धन Q धन R बराबर 33,000 रुपये हो जाएगा, या P धन Q धन R बराबर 2 को इधर कर देंगे, बटे में हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि समीकरण A से P धन Q का मान हमें पता है, 10,100 रुपये है ना, तो यहाँ P धन Q के स्थान पे हम क्या करेंगे, 10,001 रुपये रख करके हम R का मान निकाल लेंगे। ठीक है, फिर वही R का मान हम देखिए यहाँ 4 और 1 से किया है, 4 समीकरण क्या है, ये है, एक समीकरण क्या है, P धन Q बराबर 5050 है, 10,100 है। देखिए Q धन R बराबर इतना कर दिया, हल करेंगे तो P बराबर 4000 आएगा। ठीक है, तो P की मासिक आय कितनी हो गई, 4000 हो गया। ठीक है, देख लीजिए P की मासिक आय कितनी हो गई, 4000 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अधोलिखित में से संप्रेषण की बाधाओं को पहचाने, ये पिछले में भी था क्वेश्चन, संप्रेषण की बाधाओं को पहचाने, क्या है, समय और दूरी, उपेक्षित अनुदेश, सोच एवं विचार को कूटबद्ध करना, सोच एवं विचार को विकूटबद्ध करना, तार्किक क्रम। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है उसको बताना है। देखिए स्टूडेंट, संप्रेषण की बाधाएं कौन कौन सी होती है, संप्रेषण का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने विचारों के, अपने मनोभावनाओं के आदान प्रदान को करते हैं। जैसे हमने अपने विचार को आप तक किया, तो ये क्या है, विचारों का आदान प्रदान है, इसी को क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। चलिए, तो इसमें बाधा क्या क्या आती है, समय और दूरी। जैसे हमारे पास समय नहीं है या आपके पास समय नहीं है, तो क्या हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। और दूरी, हम यहाँ हैं आप कहाँ हैं, तो दूरी भी कहीं ना कहीं संप्रेषण में बाधा आती है, हम पास पास रहेंगे तभी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वर्तमान समय में बात अलग है, फ़ोन है, इंटरनेट है, तो हम कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी समय और दूरी संप्रेषण में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, ये आप जानते हैं। उपेक्षित अनुदेश, उपेक्षित अनुदेश का मतलब कि जो चीज़ हम लेना नहीं चाहते, जो सूचना हम ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, तो वह भी हमारे संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करता है। फिर क्या है, चयनात्मक धारण, चयनात्मक धारण का मतलब जब हमको चॉइस करना होता है तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं ग्रहण कर पाते, या फिर किसी विषय वस्तु से संबंधित हम पहले ही किसी चीज़ के विषय में एक भावना बना लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और वैसा हमको नहीं रहता है, तो हम उसके विषय में फिर सोचना या कार्य करना बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भावनात्मक डिस्कनेक्ट, जब हमारा और आपका भावनात्मक मेल नहीं होगा तो क्या कम्युनिकेशन होगा, क्या हम हमारा विचार आपका विचार नहीं मिल रहा है, तो क्या हम आप एक दूसरे से बात करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। तो भावनात्मक डिस्कनेक्ट भी संप्रेषण की बाधा होती है। बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जैसे आपकी मनोदशा कुछ और है, मेरी मनोदशा कुछ और है, तो हम आप अगर मैच नहीं कर रहे हैं हमारी आपकी मनोदशा, तो हम आपसे बात नहीं करेंगे ना आप हमसे बात करेंगे, मतलब हमारे विचारों का आदान प्रदान नहीं हुआ, तो ये क्या है, संप्रेषण में बाधा ही तो है। फिर है लास्ट, इंटरनेट की निम्न बैंड विड्थ, इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट की जब स्थिति खराब हो या इंटरनेट सेवा नहीं संचालित होता है, तो भी वह भी बाधा उत्पन्न करता है संचार कार्य में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए, आपको सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2।
सूची 1 और सूची 2 दी गई है और आपको मैच कराना है। इधर दिया है व्याप्ति, लिंग, सांध्य, पक्ष, इधर दिया है गुणधर्म का अनुमान लगाना, हेतु और साध्य का स्थापना, संकेत अथवा कारण, सार्वभौमिक सहभागिता। सार्वभौमिक सहभागिता तो किसको किससे मैच कराएंगे आप समझिए एक बार, और यहाँ से फिर आंसर देखिए स्टूडेंट। व्याप्ति जो होता है इसको हम सार्वभौमिक सहभागिता से मैच कराएंगे। व्याप्ति सार्वभौमिक सहभागिता, जिसमें सभी लोगों का सहयोग हो, उसे व्याप्ति कहते हैं। ठीक है, व्याप्ति मतलब बहुत बड़े पैमाने पे जो सबके लिए हो। लिंग क्या है? संकेत अथवा कारण है। स्त्री पुरुष है ना, ये क्या है? संकेत। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक स्त्री है तो आपके जो मन में एक फिगर बनेगा दूसरा होगा, और मैं पुरुष की बात करूँगी तो दूसरा फिगर बनेगा। तो ये क्या है? संकेत है अथवा कारण है। अगला है साध्य। साध्य का मतलब क्या होता है? गुणधर्म का अनुमान लगाना। आप किस साध्य के हैं, आप के विचार कैसे हैं, आप संत भाव के हैं या राक्षस प्रवृत्ति के, ये क्या है? साध्य है। ये गुणधर्म का अनुमान लगाता है। और नेक्स्ट है पक्ष। पक्ष जो होता है हेतु और साध्य का स्थान है। पक्ष मतलब कारण का साध्य स्थान होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको मैच कराएंगे। इसके बाद स्टूडेंट हमारा अगला सूची 2 दिया है। सूची 1 और सूची 2 दिया है, आपको फिर मिलान ही करना है। देखिए, पहला दिया है निर्माणात्मक मूल्यांकन, दूसरा है संकलनात्मक मूल्यांकन, और इसको यहाँ प्रकार बताया कि एक विद्यार्थी की दूसरे विद्यार्थी से तुलना करना। जैसे 2 स्टूडेंट हैं हमारे, मान लो एक रीता है और एक गीता है, और रीता और गीता की दोनों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब हम इसको क्या कहेंगे, कैसा मूल्यांकन कहेंगे। ठीक है, और दूसरा है एक विद्यार्थी की तुलना पूर्व निर्धारित स्तर से करता है। पहले से निर्धारित जो स्तर है उससे करना कौन सा मूल्यांकन है। नेक्स्ट है देखिए सी। देखिए पहली सूची में निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन, और नेक्स्ट है मानक संदर्भित मूल्यांकन। ऑप्शन क्या दिया? प्रथमतः अधिगम की अभिप्रेरणा एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से, और नेक्स्ट है प्रथमतः निश्वत्र प्रगति के श्रेणीकरण के हेतु प्रयुक्त होता है। तो राइट ऑप्शन देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे निर्माणात्मक मूल्यांकन किसे कहेंगे? प्रथमतः, प्रथम मतलब पहले, अधिगम की अभिप्रेरणा एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से तुलना करता है। ठीक है, इसके बाद अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन होता है, जिसे हम आपको प्रेरित करें पढ़ने के लिए, वही क्या कहलाएगा? अभिप्रेरणा कहलाएगा। नेक्स्ट है संकलनात्मक मूल्यांकन। प्रथमतः निश्वत्र प्रगति के श्रेणीकरण हेतु प्रयुक्त होता है। निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन एक विद्यार्थी की तुलना पूर्व निर्धारित स्तर से करता है। लास्ट है मानक संदर्भित मूल्यांकन, तो एक विद्यार्थी की तुलना दूसरे विद्यार्थी से करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन अकथनीय संकेत का अनन्य उदाहरण है जिसमें आरोह, अवरोह, दर, मात्रा और विराम का प्रयोग शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा अकथनीय संकेत का अनन्य उदाहरण? अकथनीय मतलब जिसको कहा न जाए, शब्दों में न कहा जाए। ठीक है, उसे अकथनीय कहें। जिसमें आरोह, अवरोह इसे पिच कहते हैं, दर मतलब रेट, मात्रा मतलब वैल्यू, विराम मतलब पॉज का प्रयोग शामिल है। तो राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा पराभाषा। ये क्या है? पराभाषा है। यहाँ देख लीजिए, पराभाषा अकथनीय संकेत का अनन्य उदाहरण है जिसमें आरोह, अवरोह, दर, यात्रा और विराज का प्रयोग शामिल है। पैरा संचार का एक घटक है जो अर्थ को संशोधित कर सकता है तथा सूक्ष्म अर्थ तथा भावनाओं को प्रदान कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरे उसके कारण है, उसको डील करना है आपको। देखिए, शिक्षण शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के मध्य समीक्षात्मक एवं रचनात्मक विनियोग को समावेशित करता है, अतः यह अनुदेशन एवं प्रशिक्षण से भिन्न है। ठीक है, और कारण इसका क्या कह रहे हैं? तो अनुदेशन एवं प्रशिक्षण दोनों ही संज्ञानात्मक आदान प्रदान के निम्न स्तर पर आयोजित होते हैं। अब आपको बताना क्या दोनों सही है कि दोनों गलत है, कि दोनों सही व्याख्या है कि नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा दोनों सही भी है और सही व्याख्या भी है।
देखिए इधर आंसर, शिक्षण शिक्षण शिक्षक तथा अधिगमकर्ता के मध्य, शिक्षक तथा अधिगमकर्ता मतलब शिक्षार्थी जो सीख रहा है उसको अधिगमकर्ता कहते हैं, के मध्य समीक्षात्मक एवं रचनात्मक विनियोग को समावेशित करता है। अतः यह अनुदेशन से भिन्न है क्योंकि अनुदेशन एवं प्रशिक्षण दोनों ही संज्ञानात्मक आदान प्रदान के निम्न स्तर पर आयोजित होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ए जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन है क्या, ए वाला क्या है, ए और आर दोनों सही और सही व्याख्या भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, एक विक्रेता 26 किलो चावल 20 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदता है, खरीद कर दूसरे प्रकार का 30 किलो चावल देता है जिस पर उसने 36 रुपये प्रति किलो की दर पर खरीदा था, और इस प्रकार मिश्रित हुए चावल को 30 रुपया प्रति किलो के दर पर बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब आपको समझ में आ गई क्या?